एक बड़ा सेक्शन पर्यावरण का है, अगर आपने इसको कैश कर लिया, क्योंकि अधिकतर बच्चे कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी होता है, जो कमज़ोर पक्ष होता है वो पर्यावरण का सेक्शन होता है। पॉलिटी कर लेते हैं, इकोनॉमी कर लेते हैं, हिस्ट्री कर लेते हैं, लेकिन 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सेमी साइंटिफिक नेचर के हैं। एक है पर्यावरण, एक है भूगोल। इन 2 सेक्शंस को अगर आप ठीक कर लेना तो उसका मतलब है कि यहीं से गैप क्रिएट होता है, यहीं से एज मिलता है। एक गंभीर समस्या के रूप में प्लास्टिक पॉल्यूशन है, तो हो सकता है प्लास्टिक पॉल्यूशन के संदर्भ में आपके सामने कुछ सवाल रखे, सब खा जाएंगे। सेम सिचुएशन वियतनाम का है, क्लियर है। अगर कहीं सेफ है टाइगर तो वो इंडिया है, चाइना में भी सेफ नहीं है। कंबोडिया का भी सेम कल्चर है, कुछ भी खाएंगे, कीड़ा मकोड़ा से लेकर के हर चीज़ नाम हो, और उसमें से एक नाम किसका होगा? तुर्कमेनिस्तान का। ठीक है, बाकी तो कन्फ्यूज़न होगा नहीं, क्योंकि बाकी तो तुलनात्मक रूप से आसान है ना। शुरू करिए अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान की तरफ से शुरू करिए कि ईरान में भी है, हाल ही में इवॉल्व किए हैं। और हाथी बहुत लंबे इवोल्यूशन को बताता है, करोड़ों सालों के इवोल्यूशन से होने वाला एक जीव इवॉल्व हुआ है। और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कुछ करोड़ों साल पहले ही पानी से बाहर आए, तो हाथी कैसे तैर करके पहुंच जाएगा यहाँ पर? क्लियर है। तो इन आइलैंड्स में नहीं पाया जाता है। लेकिन इन आइलैंड्स पे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था ना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, खास करके, है ना, खास करके जो पोर्ट ब्लेयर है, नाम ही पोर्ट ब्लेयर है, जिसका नाम अभी विजयपुरम कर दिया गया है। तो उसके आसपास एक रॉस नाम का आइलैंड है, रॉस आइलैंड, छोटा सा आइलैंड है, नाम सुने होंगे। क्यों रहे हम जैव विविधता इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन एक बड़ा संकट है। और उसका इशू ये है कि अधिकतर दुनिया के जो जीव जंतु हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की क्षमता नहीं रखते, है ना। बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की क्षमता नहीं रखने का मतलब है कि जैसे हम हैं तो हमको गर्मी लगता है तो पसीना निकलता है, पसीना निकलता है तो उसके साथ एक्सेस हीट, एक्सेस टेम्परेचर बॉडी से रिलीज हो जाता है, और रिलीज हो जाता है तो हमारा बॉडी कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है। लेकिन दुनिया के अधिकतर जीव जंतु के पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं, और नहीं है तो वो उस परिस्थिति में, जिस पार्टिकुलर जलवायु क्षेत्र में रहते हैं, उस तापमान के अनुकूल अपने आप को ढाल चुके हैं। और ढाल चुके हैं तो किसी भी प्रकार का जलवायु परिवर्तन, तापमान का उतार चढ़ाव, बढ़ना भी उनके लिए एक संकट का कारण है। इसीलिए विश्व में तेज गति से जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। मेजर रीजन है ये, क्लियर है, क्योंकि अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की क्षमता उनकी नहीं है। तो एक मेजर रीजन ये है। और दूसरा, अगर क्षमता है भी कुछ जीवों की तो वो प्रदूषण के चपेट में, क्योंकि प्रदूषण का स्तर भी, चाहे नदी हो, जमीन हो, वाटर हो, लगातार उसका ह्रास हो रहा है, या डिफॉरेस्टेशन, या हम विकास के लिए लगातार वनस्पति को कट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जैव विविधता का ह्रास का स्थिति है। अब इसको लेकर के एक विश्व की संस्था है, उसका नाम है IUCN। क्या नाम है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक वैश्विक, आप कह सकते हैं कि NGO है, सिविल सोसाइटी है। इसका काम ये है कि दुनिया भर के जीव जंतुओं पे जो इसको रिपोर्ट मिला, पब्लिकेशन हुआ, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, तो ये हर साल क्या करता है कि दुनिया भर में जो भी रिसर्च हुए जीव जंतुओं पे और उनके संकटग्रस्त होने के बारे में पता चला, तो वैसे स्थिति में क्या करता है कि दुनिया के उन सारे जीवों का कंपाइलेशन करता है, मतलब सारे जीवों का एक स्रोत, एक डेटा बुक बनाता है, उनके आंकड़ों का संकलन करता है, और संकलन करके बताता है कि दुनिया के कौन कौन से जीव जंतु संकटग्रस्त हैं। ये इसका काम है। और दुनिया भर की सरकारें इस IUCN का इस्तेमाल करती हैं अपनी रणनीति बनाने के लिए, कि अगर उनके देश में वो जो जीव है अगर वो संकटग्रस्त हुआ तो वहाँ की देश की सरकारों को उसको लेकर के रणनीति बनानी पड़ेगी। तो इस संदर्भ में IUCN एक शानदार है, संस्था है, जो एक रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मूल काम क्या है? आंकड़ों का संकलन करना उन जीव जंतुओं का जिन जीव जंतुओं पे रिसर्च हुआ है और पता चला है कि संकटग्रस्त है। इसका मतलब है कि बहुत सारे जीव संकटग्रस्त होंगे, लेकिन चूंकि रिसर्च नहीं हुआ है तो IUCN को पता नहीं, है ना। जिस जीव पे रिसर्च किए पता चला कि इसका टेरिटरी कम हो गया, क्षेत्रफल कम हो गया, इसकी संख्या कम हो गई, आपने उसको संकटग्रस्त बता दिया। लेकिन जिस जीव के बारे में रिसर्च ही नहीं हुआ है ना, उसके बारे में आप बता पाएंगे क्या? तो IUCN जो बता रहा है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, वो संकटग्रस्त जीवों का एक बहुत ही सीमित श्रेणी है या सीमित सूचना है। अगर जैसे जैसे हमारा रिसर्च बढ़ता जाएगा हमको पता चलेगा कि इससे बहुत ज़्यादा जीव जंतु संकटग्रस्त है, क्लियर है। लेकिन आंकड़ों पे बेस्ड है, तो जिसके आंकड़े होंगे उसी का डेटा पब्लिश कर सकता है, उसके आंकड़े नहीं होंगे, जिसके भी आंकड़े होंगे उसका पब्लिकेशन नहीं कर सकता है। तो एक IUCN नाम की संस्था है, एक क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका काम क्या है? जो भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं
उनके लिए एक सूची बनाता है, और लाल रंग का मतलब क्या होता है? संकट। तो इसी को कहा जाता है रेड लिस्ट या लाल सूची। तो रेड लिस्ट कौन जारी करता है? IUCN। तो मान लेते हैं कि रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट जारी किया, और सपोज करिए मान लेते हैं कि भारत में हाथियों की संख्या कम हो रही है, गैंडे की संख्या लगभग लगभग वही बनी हुई है, मान लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि हाथी की संख्या कम हो रही है, तो क्या हाथी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को विशेष प्रयास करने पड़ेंगे? अगर हाथी की संख्या कम हो रही होगी तो कुछ कारण होगा, डेफिनेटली कुछ रीजन होगा, कुछ डिजीज हो सकता है, पोचिंग हो सकता है, अलग अलग कारण हो सकते हैं उसके, वनों का कटाव हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन की दर हो सकती है, प्रदूषण हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जलवायु परिवर्तन हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर हाथियों की संख्या कम हो रही है और ये संकटग्रस्त लिस्ट में आ गया, रेड लिस्ट में आ गया, तो इसका मतलब है कि भारत सरकार को रणनीति बनानी पड़ेगी इसको बचाने के लिए। तो IUCN का रिपोर्ट क्या है? दुनिया की हर सरकारों के लिए एक आधार का काम करता है। आधार का काम करता है, जैसे सपोज करें कि भारत में कानून है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, वन्य जीवन संरक्षण कानून। कौन सा? 1972, और 2024 में हाल ही में इसको अपडेट किया गया है। तो हमारे देश का एक इंपॉर्टेंट कानून क्या हो गया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वन्य जीव को क्या देना है? प्रोटेक्शन देना है ना। तो प्रोटेक्शन का लेवल अलग अलग हो सकता है कि नहीं? Z+ सिक्योरिटी, Z सिक्योरिटी हो सकता है कि नहीं? तो जो ज्यादा संकटग्रस्त होंगे उनको Z+ सिक्योरिटी देने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? छू के दिखाओ, उसके एरिया में घुस के दिखाओ, है ना, पकड़ लेंगे, है कि नहीं? मतलब इस तरीके का कुछ प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या करेगा? संरक्षण को लेकर के लेवल्स तय करेगा कि नहीं? लेवल का मतलब है हाईएस्ट लेवल, यानी कि इनको लेकर के, संरक्षण को लेकर के कुछ विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। नहीं, जैसे मान लेते हैं नील गाय, सुने हैं ना, नील गाय। नील गाय को वर्मीन कहा जाता है बहुत सारे राज्यों में। समय समय पे सरकार देखती है कि इसकी संख्या बढ़ गई है, खेत खलिहानों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो सरकार कहता है कि इन जिलों में, जैसे मान लेते हैं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि वर्मीन है, देखो तो मार दो, कोई केस नहीं होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि दिक्कत नहीं है ना, नीलगाय की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा है। लेकिन आज बेचारे सिकुड़ करके कुछ 100, 50, 200 रह जाए तो क्या है कि यार खत्म होने वाले हैं, ये पार्टिकुलर जीन दुनिया में हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा, तो यार इसको बचा लो। तो बचा लो तो मार के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ, है ना। क्या होगा? इलीगल एक्ट हो जाएगा कि नहीं? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या करेगा? अलग अलग, नील गाय को वर्मीन कह दिया, मारो, खेत में घुस जाए तो मार दो, है ना, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो सरकार ने लीनियंट, सरकार का व्यवहार क्या हो गया? लीनियंट, कि अगले 5 सालों तक नील गाय को आप मारते रहेंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और जब देखेगा कि बेचारा संख्या कम हो गया तो वैसे ही घोषित करेगा कि अब ये वर्मीन नहीं है, मतलब अब आप इसको मार नहीं सकते। क्लियर है? तो बेचारा शेर केवल वो वहां पर गिर नेशनल पार्क में इकट्ठा है कि नहीं, और वहां पर भी घुस करके पोचिंग करने लगे तो सब खत्म नहीं। हार्डली 4, 4.5, 5,000 के आसपास अगर देखा जाए तो गैंडा जो है, अगर गैंडा एक जो जीव है भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है 70%, और वो है भी कितना? 6,000, 7,000। तो उसमें से भी 50% को मार दिया जाए तो एक ही दिन में सब मार देंगे, है ना। हर 15 घंटे पे एक गैंडे को किल किया जाता है, मतलब जो आंकड़ा है इलीगल रूप से उसकी पोचिंग होती है। तो जरा सोचिए कि 6,000 को मारने में कितना समय लगेगा, 6 महीने में खत्म, है कि नहीं। तो वैसे स्थिति में उसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन देना पड़ेगा कि नहीं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहेगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहेगा शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 का मतलब है हाईएस्ट प्रोटेक्शन। क्लियर है? हाईएस्ट प्रोटेक्शन का मतलब है कि आप उसको किल नहीं कर सकते हैं, उसको मार नहीं सकते हैं, उसकी टेरिटरी में इन्वेड नहीं कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोटेक्शन देगा सरकार उसको बचाने के लिए। लेकिन सरकार ने निर्णय कैसे लिया? सवाल तो ये है ना, सवाल सरकार ने निर्णय लिया किससे? IUCN से। IUCN ने कहा कि इस पे संकट ज्यादा है, तो संकट ज्यादा है तो अगर वो शेड्यूल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 शेड्यूल हैं, तो उसमें शेड्यूल 1 का मतलब है हाईएस्ट प्रोटेक्शन, और 2 का मतलब है जिसको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तो अगर IUCN ने किसी जीव को कहा जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में है, और IUCN ने कहा कि संकटग्रस्त है, तो इमीडिएटली सरकार कहेगा अच्छा संकटग्रस्त है, अभी 2 से निकाल के 1 पे डाल देता हूँ। तो सरकार क्या करेगा? उसको शेड्यूल 2 से निकाल कर शेड्यूल 1 में डाल देगा। तो सरकारें निर्णय कैसे लेती हैं? IUCN से। क्लियर है? तो एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है।
एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि इसके द्वारा जो निर्णय लिए या इसके द्वारा जो डेटा पब्लिश किया जाता है वो डिसीजन मेकिंग में काम आता है। क्लियर है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, उसमें जो भी जीव जंतु को हमने शेड्यूल 1, 2, 3, 4 जिसमें भी रखा हुआ है उसका मेन आधार है IUCN। तो यूपीएससी अगर आपसे कहेगा, मान लेते हैं सवाल पूछता है IUCN के बारे में कि IUCN का जो रेड लिस्ट है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में जो जीव जंतु रखे गए हैं उसको निर्धारित करने में उसकी भूमिका है, तो स्टेटमेंट सही होगा। इतना कहानी सुनाने का ये मतलब है। क्लियर है? हम सिर्फ IUCN नहीं कर रहे हैं, IUCN को लिंक कर रहे हैं किससे? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के साथ। तो अगर यूपीएससी ऐसा कहता है कि IUCN का जो आंकड़ा है, डेटा है, वो भारत में या भारत की सरकार के द्वारा या दुनिया की सरकारों के द्वारा नीति निर्धारण में उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो स्टेटमेंट सही होगा। और नीति निर्धारण में अगर डायरेक्टली पूछे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1, 2 के निर्धारण में इसकी भूमिका है, तो स्टेटमेंट सही होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर IUCN का मतलब समझ में आ गया, मतलब इसका महत्व है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार नजर रखता है कि IUCN का जो भी आंकड़ा है, पब्लिकेशन है, उसमें भारत के जीव जंतुओं की स्थिति क्या है। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ 5-6 कैटेगरीज हैं। 5-6 कैटेगरीज में से देखिए यहाँ ये ग्रीन है। ग्रीन देखते ही क्या लग रहा है? चिंता की कोई बात नहीं है। ये इधर ऑरेंज है, पीला है, इधर ऑरेंज है, तो इधर संकट बढ़ता जाएगा। और ये रेड है और रेड से भी ये गहरा रंग है, तो संकट बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे स्थिति में ये देखिए लिखा है LC का मतलब होता है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न मतलब चिंता की कोई बात नहीं। नियर थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड का मतलब है थोड़े संकटग्रस्त हैं। वल्नरेबल, संकट बढ़ गया है। एंडेंजर्ड, बढ़ गया है। अब इंडेंजर्ड में भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली का मतलब है कि और संकट बढ़ा है। और इसमें वही है कि EW का मतलब है एक्सटेंट इन द वाइल्ड। एक्सटेंट इन द वाइल्ड का मतलब है कि अब जंगल में नहीं है, जो भी एक कैप्टिव है, मतलब कहीं पे चिड़ियाघर में पकड़ करके रखे हुए हैं तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, या कहीं पर लेबोरेटरी में उसको लेकर के डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, एक्सटेंट इन द वाइल्ड, इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। जैसे गैंडा वाला ही टॉपिक है आपका, आगे आएगा। उस गैंडे वाले टॉपिक में क्या है कि दुनिया भर में अलग अलग प्रकार के गेंडों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अफ्रीका में मूलतः गेंडा पाया जाता है और अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है, और वो भी विषुवत रेखाई जलवायु या आर्द्र भूमियों के आसपास ही गेंडा रहता है। अफ्रीका में जो पाया जाता है उसमें उसको एक, उसका नाम है वाइट राइनो और दूसरे का नाम है ब्लैक राइनो। गेंडे को राइनो कहते हैं, है ना। तो वाइट और ब्लैक, वाइट जो है वो लगभग 30 डिग्री के अक्षांश के आसपास पाया जाता है। 30 डिग्री के अक्षांश के आसपास पाया जाता है। और ब्लैक वाला राइनो है वो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। अब ये जो वाइट राइनो है, चूंकि अफ्रीका का जो विषुवत रेखाई आप कह सकते हैं अक्षांशीय विस्तार है 0 से 30 डिग्री उत्तर, 0 से 30 डिग्री दक्षिण, तो यानी कि 0 से 30 उत्तर में भी है, 0 से 30 दक्षिण में भी है। तो ये जो वाइट राइनो है ना, ये विषुवत रेखा के उत्तर में भी पाया जाता है 30 डिग्री के आसपास, और विषुवत रेखा के दक्षिण में भी पाया जाता है। क्लियर है? अभी दुनिया में अफ्रीका में अगर व्हाइट राइनो बचा है तो मुख्यतः दक्षिण में बचा हुआ है, उत्तर वाला खत्म हो गया है। और माना जाता है कि उत्तर वाले राइनो का, एक राइनो का लड़ाई वड़ाई हो गया होगा आपस में, तो वो अपना परिवार लेकर के बोला कि आपके साथ नहीं रहूंगा, वो यात्रा पे निकल गया आज से 10 लाख साल पहले, और अपना जलवायु क्षेत्र खोज लिया दक्षिण के 30 डिग्री पे जाकर के। तो माना जाता है कि जो व्हाइट राइनो का उत्तरी वाला स्पीसीज है और जो दक्षिणी वाला स्पीसीज है वो डेविएट हो गया, एक दूसरे से दूर हो गया 10 लाख साल पहले। तो ऐसे में पिछले 10 लाख सालों में जो जीन पूल था उसमें काफ़ी इवोल्यूशन दोनों में हुआ, तो दोनों के स्पीसीज में काफ़ी अंतर है। अंतर है तो अगर दोनों बचे रहेंगे तो जैव विविधता बची रहेगी, क्योंकि दोनों का जीन पूल थोड़ा अलग है। पिछले 10 लाख सालों से डाइवर्सिटी या कभी मिक्सिंग नहीं हो पाया उनका। तो उत्तर वाला खत्म हो गया, और उत्तर वाला खत्म हो गया तो ऐसे समझिए कि केवल दुनिया में 2 मादाएं बची हुई हैं व्हाइट राइनो की। तो केवल नर है नहीं, केवल फीमेल है, तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा? तो जो नर मर गया है उसके स्पर्म को बचा करके रखे हुए चेक रिपब्लिक नाम का एक देश है वहाँ पर, और जर्मनी और दोनों मिलकर के उस स्पर्म को इन्फ्यूज़ करते हैं, जो भी उसमें अलग अलग आपके जो सेल्स हैं, उस पूरी प्रक्रिया में हम कह सकते हैं कि जो वाइट राइनो है वो वाइट राइनो अफ्रीका के उत्तरी इलाके में एक्सटेंट इन द वाइल्ड है। वाइल्ड मतलब कि जंगल से विलुप्त हो गया है, और केवल बचा हुआ कहाँ पर 2 है। कीनिया के चिड़ियाघर में 2 बचा हुआ है,
उसमें से भी एक गुजर गया है, एक बचा हुआ है, और वो एक कौन है? फीमेल। अब अगर पॉपुलेशन बढ़े तो बढ़े कैसे? तो जो नर मर गया है उसके स्पर्म को बचाए हुए हैं और उसको फर्टिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक नर पैदा हो जाए और एक मादा भी पैदा हो जाए और फिर पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब उसको है ना वाइल्ड से हटा करके, है ना, उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे करके बचाया जा रहा है। खांसी भी हो जाए ना, छींक भी देना गैंडा, तो सब घबरा जाते हैं क्योंकि बचा ही एक है। क्लियर है? तो इसी को कहा गया एक्सटेंट इन द वाइल्ड। और एक्सटेंट का मतलब है कि खत्म ही हो गया, है ही नहीं, ना चिड़ियाघर में बचा हुआ है, ना किसी प्रकार के लेबोरेटरी में बचा हुआ है, ना किसी प्रकार के वाइल्ड में बचा हुआ है, एक्सटेंट हो गया, विश्व से वो खत्म ही हो गया। क्लियर है? लेकिन कई बार देखा गया कि हमने आज घोषित किया, IUCN ने घोषित किया एक्सटेंट हो गया और प्रकट हो जाता है। क्लियर है? तो इसका मतलब है ये सब आंकड़ों पे बेस्ड है। हमने खोजा, हमने देखा, हमको नहीं दिखा। हमने 1 साल देखा, 2 साल देखा, 3 साल देखा, 5 साल देखा, नहीं मिला। नहीं मिला तो हमने घोषित कर दिया कि विलुप्त हो गया। फिर पता चला 40 साल के बाद प्रकट हो गया, तो उसको वहां से निकाल करके फिर, है ना, फिर उसकी कैटेगरी के ऊपर उसकी संख्या कितनी है उसके बेसिस पे उसको या तो यहाँ डाल देते हैं या तो ऑरेंज में, नहीं तो अगर उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा दिख गई तो लीस्ट कंसर्न। और लीस्ट कंसर्न के इधर वाला जो आंकड़ा है उसमें देखिए क्या लिखा है? डेटा डेफिशिएंट। उस जीव के बारे में रिसर्च नहीं हुआ तो बता नहीं सकते हैं कि इसमें से किस कैटेगरी में। क्लियर है? तो जब तक रिसर्च नहीं हुआ तब तक कैसे पता चलेगा? तो इसका मतलब है कि दुनिया भर के देशों को जैव विविधता पे रिसर्च करना चाहिए ना, और रिसर्च बहुत सीमित होगा ना। सोच के देखिए, जो गरीब देश होंगे, है ना, और दुनिया के जो गरीब देश होंगे जिनके पास खाने के लिए नहीं है, वो खोजता फिरता होगा क्या जंगल में कि ये जीव बचा है कि नहीं बचा है? जस्ट इमेजिन करें, है कि नहीं? तो वहाँ क्या स्थिति होगी, किस दर से हास हो रहा होगा, उसके आंकड़े हमारे पास नहीं। तो जो आंकड़े हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग, बहुत ही सीमित है। जितना रिसर्च हुआ उसी के बारे में हमको पता है। तो IUCN ने लिस्ट जारी करता है। तो एग्जामिनर अभी तक अगर देखा गया है कि इस पे गहराई पे सवाल नहीं पूछा है। इस पे गहराई पे सवाल पूछने का मतलब है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है, इसकी परिभाषा क्या है। अभी तक पिछले 10 सालों में या 2012 के बाद जो करंट ट्रेंड का एग्जामिनेशन है, जो पैटर्न है आपका, उसमें कभी भी इसकी गहराई पे जाकर के सवाल नहीं पूछा है। लेकिन पूछ तो सकता है ना, ऐसा तो है कि नहीं पूछ सकता है। तो आपको थोड़ी इसकी बातें मालूम होनी चाहिए। लीस्ट कंसर्न तो छोड़ दीजिए,